नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना YouTube चैनल सक्सेस पथ क्लासेज पर। मैं एन.के. सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में लेकर के आया हूं मैथ्स पैरागोजी यानी गणित शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, यह जो आपको गणित शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन है वो है 2019 ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट उसका है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इस हिसाब से ताकि अपने आप को रिलेट कर पाएँ और आगामी एग्ज़ाम जो आने वाला है आपको 16 दिसंबर से उसमें दिक्कत ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है आपको मिलता जुलता दिखेगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह जो सीटेट एग्ज़ाम है वो आपको क्वेश्चन का शब्द बदलता है, पैटर्न वही रखता है। इस बार भी वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम है और पैटर्न आपको चेंज नहीं है, पैटर्न वही है, बस आपको ऑनलाइन मोड में देना है। तो आप लोगों से एक यह भी गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो उस पर क्वेश्चन को पढ़ने का और सॉल्व करने का प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग फास्ट में स्क्रीन पे पढ़ पाए क्वेश्चन, तो आप बना पाइएगा। टाइम मैनेज बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से, जो मेरे प्यारे दोस्तों इस YouTube चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल पाए और वह भी इस चीज़ से अपना जो है सो लाभान्वित हो पाए। ठीक है दोस्तों, और आपसे यह गुजारिश है कि आप जो है इसको देखने के बाद पुनः एक बार, दो बार, तीन बार देखें, ताकि आप अपने आप को रिलेटेड कर पाए। ठीक है दोस्तों, मैथ्स पैरागोजी में क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसका जो सीडीपी का सीरीज था, सीडीपी का क्वेश्चन था 19 वाला, वो मैं पीछे वीडियो में कर दिया हूँ डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, तो आप वो नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लेंगे। और बढ़ते हैं आपको इस वीडियो में आगे, और दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि मैथ्स पैरागोजी इसमें कहाँ से स्टार्ट है। तो यह जो 31 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यह मैथ्स पैरागोजी नहीं है, यह जो है सो आपको न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है। तो अब आगे देखते हैं आगे कहाँ पे है। तो आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको सो 41 नंबर से मैथ्स पैरागोजी का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो है सो आपको कह रहा है कि कक्षा, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा 2 के छात्रों को, ठीक है दोस्तों, 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया। तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। तो आप सबसे पहले ऑप्शन की तरफ एक नज़र देख लीजिए। ये तो कूट में तो नहीं है ना, क्योंकि कूट में रहता है तो एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है, तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो कूट में आपका क्वेश्चन यहाँ नहीं है, सिंगल आंसर भी कोई यहाँ पे होगा एक। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, कह रहा है उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। तो आप एक शिक्षक है, सही उत्तर लिख दीजिएगा, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनको आपको अवगत कराना पड़ेगा कि क्या है सही उत्तर और कैसे लिखा जाए। ठीक है दोस्तों, पहले समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर कह रहा है आपको, जो ऑप्शन है, उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे। विनिमय नियम का संबंध होता है, यानी उसको रिलेटेड कर पाएंगे उससे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे यह ऑप्शन जो है सो पॉजिटिव लग रहा है। अब आगे देखते हैं, उनको समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा हो। तो समूह में रखना ठीक बात हो, लेकिन वो उसको जो सही लिखा है उसको समूह उसके पास रखने से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आप तो बताएंगे ही। अब कह रहे हैं उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सही उत्तर अगर प्राप्त करने के लिए उन्हें कहेंगे तो वो एक बार करके लाया है, पहले आप बताएंगे फिर दूसरा में कहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्यों दोस्तों, क्योंकि मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। मान लेते हैं आप किसी भी चीज़ को आंकड़ा लेकर के दिखा दीजिएगा, सामग्री, भौतिक सामग्री से जो उनके आसपास में प्रस्तुत हो उससे आप दिखाइएगा कि यह देख सकते हैं आप 4 है,
तो 4 4 ऐसे लिखा जाता है। तो 44 यानी 4 4 इकाई, तो 4 मतलब 4 हुआ, यानी 410 410 का मतलब हुआ कि 4 दहाई मतलब 40 हो गया। 40 में 4 आप ऐड करोगे तो 44 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 2 नंबर, उसको रिलेटेड कर पाएंगे। चलिए कंक्रीट पदार्थों से, अब यहाँ पे कहा जाता है कि 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, यहाँ कह रहा है आपको कि गणित के, ठीक है दोस्तों, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देना मुख्य प्रायोजन है। प्रतिचित्रण क्यों बताते हैं हम बालक को, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कूट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है आप देखिए, पहला ऑप्शन कहता है कि त्रिविमीय, ठीक है दोस्तों, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो ये सही बात है, त्रिविम यानी 3D वाला जो आकृति है उसका विचार बालक को इसका प्रोत्साहित करे, क्षमता बताएं। अब कहता है अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन करना, तो ये भी बात सही है, अनुपात वाला चीज को उसको समझाना, समझने के लिए बताना। अब कहता है विषय को सरल और रुचिकर बनाना, तो सरल और रुचिकर, यही बात CDP में रहता तो सही हो जाता दोस्तों, EVS में रहता तो सही होता, हिंदी में रहता तो सही होता, जबकि मैथमेटिक्स में यहाँ पे सरल और रुचिकर बनाना ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कार्य देंगे ताकि बालक उससे क्रिएटिव होकर के सीख पाए, रचनात्मक गुण प्राप्त कर पाए। इसीलिए अब यहाँ पे निरस्ता को समाप्त करना, तो ये दोनों ऑप्शन बराबर ही है, निरस्ता समाप्त होगा तो रुचिकर लाएगा, अरुचिकर बनाएगा ताकि निरस्ता ना हो। तो आपको जो आंसर बनेगा सो A और B, तो आप ढूंढिए A और B कहाँ पे है। तो A तो यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन B यहाँ पे नहीं था, नहीं, तो आपका जो आंसर बन जाएगा सो A और B, 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। मैथ्स में इसीलिए समय लगता है दोस्तों ताकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स पैरागोजी आप जितना भी पढ़ रहे होंगे सीटेट में ना, उससे थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इनका टैग वर्ड सब भी बदला रहता है। तो यहाँ पे अच्छे प्रकार से समझेंगे ताकि आप 15 का 15 क्वेश्चन सोल्व कर पाए और अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो यहाँ पे आपको कहता है कि NCF 2005 के अनुसार, NCF 2005 समझ रहे होंगे हम सभी, क्या कहा जाता है NCF 2005? NCF 2005 एक जो है सो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठचर्चा। यहाँ पे जो है सो बताया गया है कि किस प्रकार से बालक को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में पढ़ाया जाना चाहिए और क्या क्या उपाय होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित का भाग नहीं है। अब देखिए दोस्तों, नहीं वाला ऑप्शन को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं है, क्या कह रहा है, या नहीं है, तो कोई एक ऑप्शन होगा जो नहीं होगा। तो किसका बात नहीं करता है, तो चलिए, कहता है चौपड़ यानी टाइलिंग वाला बात, टाइलिंग करने वाला। चौपड़ यानी नहीं समझते आप, यानी चौपड़ मतलब एक बिछावन वाला भी होता है, बिछौना, तो ये 3D आकृति में होता है, नहीं। और चौपड़ जो है सो आपको हम ये भी बताए थे कि जैसे बच्चा में जो बच्चा खेलता है, क्या खेलता है, लूडो खेलता है ना, तो लूडो का जो छकड़ी आप लोग देखे होंगे जिसको छकड़ी कहा जाता है, तो वो चौपड़, ठीक है दोस्तों, तो वो भी 3D में रहता है। तो यह जो है सो होगा। अब सममिति, समान आकृति वाला भावना सिखाना है, प्रतिरूपण भी सिखाना है, मॉडलिंग जो होता है। तो आपको बालक को क्या नहीं है प्राथमिक कक्षा का, तो प्राथमिक कक्षा पे जो है सो अनुपात को नहीं बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको, अनुपात को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन आपको कि सूत्र का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये जो है सो क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा देखिए कि कूट में है आंसर, क्या है, कूट में है आंसर, तो इसको पहले समझना होगा। अब कह रहा है सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री को प्रयोग दर्शाने के लिए कर सकता है। विभिन्न आयामों वाले 2 आयत क्षेत्रफल समान हो सकता है। अब समझिए, हम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमको बालक को जो है सो बताना है कि किन जो 2 आकृति, मान लेते हैं आयत है, तो 2 जो आकृति है सो दोनों का जो है सो क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हम बताएंगे इनको,
तो जैसे आप जो हैं सो देख सकते हैं पैमाना, तो पैमाना से नापना पड़ेगा, तो यह भी एक प्रकार का क्या हो गया, पैमाना से जब नापना पड़ेगा तो पैमाना यहाँ पे आपको नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पैमाना नाप तौल में चला गया तो तभी मेजरमेंट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। ग्राफ पेपर आप ले सकते हैं, ग्राफ पेपर आप लोग जानते होंगे, ग्राफ पेपर जो रहता है ऐसे, ठीक है दोस्तों, ग्राफ पेपर के बारे में जानते हैं ना कि बहुत छोटा छोटा इसमें जो लाइनिंग रहता है, नहीं 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग सब कोई पढ़े हुए, ग्राफ पेपर है। तो इसमें ऐसे बना हुआ रहता है, आकृति ठीक से मेरा नहीं बन पाया, तो ग्राफ पेपर से जो है सो हम बालक को बता सकते हैं कि यह एक आयत है, तो यह जो है सो 3 बिंदु को लिया, इधर 3 बिंदु, इधर 3 बिंदु, इधर 2 बिंदु, तो फिर दूसरा आयत भी जो है सो ऐसे ही लेगा, तो इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल समान ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक तो हो गया आपको ग्राफ पेपर। धागा से हम बताएंगे नहीं, धागा जैसे ही लेंगे तो जियो बोर्ड का चाहिए। एक होता है टाइल्स, तो टाइल्स घर में जो लगा हुआ रहता है, तो आप लोग देखेंगे कि टाइल्स में जो है सो चौखूट आकृति में रहता है, या आयताकार में भी रहता है, वर्गाकार में भी रहता है, तो क्षेत्रफल वाली बात जो है ना वो हम टाइल्स और ग्राफ पेपर पे पढ़ा सकते हैं। तो अब बी और डी आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका होगा, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर ऑप्शन बी और डी में हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए, कोई डाउट आप लोगों को तो क्वेश्चन जो प्लीज आप लोग जो है सो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कितना नंबर, 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। 45 नंबर में कहा जाता है कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। गणित में जो कोई व्यक्ति उपलब्धि कम रहता है, रुचि नहीं रहता है, इसका कारण क्या होता है, तो बताइए। तो यहाँ पे लिंग से दोस्तों रुचि कम नहीं होगा, चाहे वो लड़का रहे लड़की रहे, तो इससे कोई जो है उपलब्धि कम नहीं हो सकता है। अब है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, गणित का स्वरूप, ये तो सही बात है, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, ये भी सही बात है। तो ये सब जो है सो कहने का मतलब मेरा है कि लिंग से व्यक्ति को जो है सो कोई प्रभावित नहीं होगा, गणित का स्वरूप कैसा है प्रभावित नहीं होगा, व्यक्तिगत स्वाभाविक कैसा है प्रभावित नहीं होगा। होता क्या है कि आपका सामाजिक पृष्ठभूमि कैसा है, इसके हिसाब से आपका किसी विषय के प्रति जो है सो हीन भावना या प्रोत्साहित का भावना, प्रोत्साहन प्रेरित का भावना बनता है। तो समाज का सांस्कृतिक पृष्ठभूमि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ताकि उसी के कारण गणित में जो है सो ऊंच नीच दिखता है समाज में, और कम होने का कारण दिखता है उपलब्धि, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर 2 नंबर। चलिए, अब हम जो चलते हैं सो अगले क्वेश्चन पे, जो 46 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यह समझाने के लिए, ठीक है दोस्तों, क्या समझाने के लिए, यह समझाने के लिए कि 4/3 और 1/4 और 1/3 से छोटा है, यानी 1/4 जो है 1/4 है उससे 1/3 छोटा है। तो इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है, माने सर्वाधिक सही होना चाहिए, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, अब यहाँ पे जो है सो देखते हैं। अब कह रहा है लघुत्तम समावर्तक का विधि, तो लघुत्तम समावर्तक से हम बता सकते हैं, लेकिन बालक अभी इस बात को नहीं समझ पाएगा, ठीक है दोस्तों। लघुत्तम समावर्तक लेंगे, फिर उसको हल करेंगे, फिर उसको ये करके आरोही अवरोही में सजा करके हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उपयुक्त नहीं होगा बालक के लिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे है। अब कहता है कागज की पट्टियों का मोड़, तो ये हम ले सकते हैं दोस्तों, कहिए क्यों। तो कागज की पट्टी को मान लेते हैं हम 1/3, यानी एक इतना बड़ा कागज है, इसको कहेंगे कि तुम जो हो सो इस कागज को ये जो है सो इतना पार्ट जो है सो फाड़ करके और उसको मोड़ो, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम ले सकते हैं, मान लेते हैं यह जो है, आप देखिए कि यह एक कागज है, इसमें 4 टुकड़ा है, नहीं तो 4 टुकड़ा में हम कहेंगे कि एक टुकड़ा जो है सो तुम रहने दो, और यह जो 3 टुकड़ा है उसको देख लो, नहीं एक 4 का 4 देख लो। तो यह हम कह सकते हैं कि एक में जो है सो 4 से भाग होगा, 4 से भाग होगा, 4 जगह बटाएगा, एक जो है सो 3 जगह बटाएगा। तो ये कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/4 से 1/3 बड़ा है, तो कागज को मोड़ करके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डायनिक्स ब्लॉक
का प्रयोग, ये भी नहीं होगा, संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, कागज की पट्टियों का प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है, यानी सर्वश्रेष्ठ आंसर कौन सा है। तो कूट तो है नहीं, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन देख करके आंसर बताइए क्या होगा, पढ़िए आप लोग। तो क्या होगा दोस्तों, चलिए आप पढ़ते हैं, बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक के अनुसरण क्रम जो है सो उसको अनुसरण करने से ही काम नहीं चलेगा, अति महत्वपूर्ण होना चाहिए। कह रहा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, गणित का जो संरचना है उसको संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना तो सही है, लेकिन हमको सबसे सर्वश्रेष्ठ खोजना है। कह रहा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे गणित संकल्पनाओं को की संरचना करें। तो यह यहाँ पे जो है सो विद्यार्थी वाला को काम मिल रहा है, नहीं तो जहाँ पे विद्यार्थी काम करते हुए दिखाई दे तो वो ऑप्शन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है दोस्तों। आगे करें क्रियाकलाप को लिखना, इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो प्रश्न देना काम हुआ, लेकिन करेगा स्टूडेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा अवसर देना, मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मौका दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है सो 3 नंबर आपको बन जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन जो है सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसे, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नहीं मान सकते हैं। तो क्या, गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाना। तो उचित ध्यान देंगे तो यह तो सही बात है, यहाँ पे तो हो सकता है इसका संरचना बनेगा। अब कह रहा है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है सो संरचनात्मक ज्ञान कराता है बालक को। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक परीक्षा का प्रयोग किया जाता है। अब समझिए, प्राथमिक स्तर पर जो है सो विषय परक परीक्षा का आकलन जो है सो हम कहते हैं उपयोग किया जाता है प्राथमिक स्तर पे, नहीं तो यहाँ पे आकलन विषय परक ही नहीं पूरा पूरी होता है दोस्तों। मूल्यांकन सूक्ष्म अवलोकन पर डे होता रहता है, जांच पर डे होता है। आप शिक्षक हैं तो बालक के संपूर्ण व्यवहार का जो है सो आप आकलन करेंगे, ना कि एक विषय परक को ही। आप कह रहे हैं गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंध को उजागर किया जाना। तो यहाँ पे जो है सो आपका सब का सब ऑप्शन सही है, बाकी 3 को छोड़कर, सिर्फ 3 को छोड़कर। तो 3 ही एक गलत है, जो इसका उद्देश्य नहीं है कि रचनात्मक बच्चा हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। अब वहाँ पे था नहीं की जा सकती है, यहाँ पे कहता है की जा सकती है। नहीं दोस्तों, तो देखिए कह रहे गणित के तिथियों को सीखने के बारे में, तो सीखने के बारे में कर सकते हैं, लेकिन रचनात्मक काम करता हुआ बालक यहाँ पे नहीं अब दिखाई दे रहा है। कह रहे गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना, तो ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे कहता है कि गणित पूर्णतया विषय परक है। बिल्कुल नहीं, विषय परक है लेकिन व्यक्तिगत भी है ना, व्यवहारिक भी है ना। अब कह रहा है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, यानी सबसे बड़ा जो बात है कि मानस दर्शन मनुष्य का जो दार्शनिक ये पहचान जो होता है, व्यक्तित्व जो निखरता है, वह गणित से ही महत्वपूर्ण बात है कि गणित से ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर बन जाएगा 4 नंबर बनेगा कि मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। मनुष्य कहा, आप पढ़े हैं, आपको पता होगा कि कहा जाता है कि अगर एक अज्ञान व्यक्ति है और वो जो जिसको गणित नहीं आता है, तो वो अपने अज्ञानता को भी पहचानने में असमर्थ है, जिसको गणित नहीं आता है। तो इसीलिए गणित बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो एक व्यक्ति का अपने आप में दर्शन कराता है कि आप क्या है, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए अब है आपको 50 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने लग चुका है।
50 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। त्रिविम मतलब दोस्तों 3D, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, त्रिविम मतलब 3D। ठीक है, तो देखिए आप कहता है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ठीक है दोस्तों, बोतल के ऊपरी दृश्य, मान लेते हैं यह एक बोतल है, नहीं यह जो है सो क्या है, यह एक बोतल है जो यहाँ पे ऐसे कॉर्क लगा हुआ है ऐसे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है सो ऐसे मान लेते हैं एक कॉर्क लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे जो है सो ऊपर में एक कॉर्क लगा हुआ है, मुन्ना। ठीक है, तो कहते हैं ना कि बोतल का मुन्ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करके, तो यहाँ पे त्रिविम मतलब 3D वाला आकृति दिख रहा है हमको, एक ऊपर भाग दिख रहा है नहीं, और दोनों साइड का दिख रहा है, तो 3 भाग तो हमको दिख ही रहा है। चलिए अब कहता है आपको मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारित करना, तो मानचित्र में हमको 3D नहीं दिखता रहता है, नहीं। अब कहता है चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, इससे भी नहीं होगा। संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित, तो ये सब 3D को प्रोत्साहित नहीं करता है, जबकि 3D ये बोतल के कॉर्क वाला आपको बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है गणित में, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो जो गलत होगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है 51 नंबर में, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ये जन्मजात ही आता है किसी व्यक्ति में, क्या कि फर्स्ट ही हमको करना है, ये नहीं होगा दोस्तों। यह तो यहाँ पे सीखता है ना, क्षमता बुद्धि आता है, सबके पास रहता है सीखने का, लेकिन किसका कैसा प्रदर्शन होगा वो यहाँ पे मौजूद वातावरण से कर। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों का प्रभावशाली असर होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, तो अब यहाँ पे कहता है अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों का प्रभावशाली असर, तो ये बात सही चल रहा है यहाँ पे, नहीं हमको तो गलत वाला लेना है ना। अब कह रहा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर पड़ता है, तो ये भी बात सही है, अभी ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, पड़ता है। अब कह रहा है विद्यालयों में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको जो है सो 4 नंबर ऑप्शन सही, 3 नंबर 2 नंबर सही, तो कौन नहीं सही है, आपको नहीं है सही वाला पूछता है ना गलत, तो यह 1 नंबर ही गलत है। गलत कहने का मतलब है कि 1 नंबर आपका आंसर सही है, क्योंकि गलत वाला ही पूछता था कि उत्कृष्ट प्रदर्शन स्वाभाविक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब है आपको 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए, तो आपको पहचान करना है, क्या कहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मेरे पास 6 पेंसिल है, मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, यानी एक के पास 6 है, उसके पास इससे कितना, तो कहता है 2 अधिक, मतलब वो 8 नहीं कह पाता है जोड़ करके, लेकिन कहता है 2 अधिक है। ठीक है दोस्तों, मनीष के पास कितनी पेंसिल है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पे कहता है तुलनात्मक जमा, तो एक दूसरे से तुलना करके क्या वो जमा कर रहा है, नहीं। अब कह रहा है तुलनात्मक घाटा, यानी तुलनात्मक वो अपने आप को घटा नहीं रहा है कि उससे हमको हमारे पास 2 कम है, कहता है 2 ज़्यादा है, नहीं। अब कह रहा है व्यकलित जमा, अब व्यकलित घाटा, तो ये नहीं होगा, तुलनात्मक घाटा हो जाएगा, क्योंकि तुलना कर लेता है कि हाँ मेरे से इतना या इतना है, लेकिन वो घटा नहीं पाता, उसके पास 8 है तो मेरे पास 6 है, नहीं, तो इससे 2 कम है मेरे पास, इसका मतलब, तो इसीलिए वो कहा कि 2 ज़्यादा है, तो जमा कर लेता है, व्यकलित गुणन भी नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर, तुलनात्मक घाटा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका जो क्वेश्चन है सो 53 नंबर, क्या है 53 नंबर, कहता है हिंदू अरबिक गणना प्रणाली के लिए, ठीक है दोस्तों, हिंदू अरबिक गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो गलत वाला आपको चुनना है, नहीं तो चुनिए। कहता है एक संख्या में, ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, एक संख्या में
अंक की स्थिति का मान बताती है। तो मान बताती है तो ये तो सही बात है, मान बताता है। कह रहा है योगात्मक प्रकृति का है, ये भी ठीक है, योग करके बता रहा है। अब कह रहा है इसके आधार पर दो की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये कहीं सही नहीं है। दो के प्रणाली का कहाँ पालन किया जा रहा है? कह रहा है हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, दो का कहाँ पालन करता है। अब कह रहा है यह गुणात्मक प्रकृति का है, क्वालिटेटिव है, तो बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो गलत वाला आंसर हो जाएगा, गलत कौन सा था? तो बस 3 नंबर, नहीं कि दो की प्रणाली का पालन किया जाता है, जो नहीं किया जाता है। अब कह रहा है आपको, अब देखेंगे आप कितना नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये 53 नंबर हो गया, नहीं सॉरी, अब यहाँ पे 54 नंबर हमको देखना है। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है आपको कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति का अध्यापन के वांछनीय प्रक्रिया, मतलब ज्यामिति के बारे में बालक को पढ़ाना है तो क्या सही हो सकता है बालक के लिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृति की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सरल का ही सीमित रखेंगे और आगे नहीं बताइएगा आप, क्या आगे ही बताएंगे? तो यह ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा कहता है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृति की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। परिभाषा देना बिल्कुल भी यहाँ पे जो है सो दोस्तों नेगेटिव बात हो गया। फिर उदाहरण दिखाना, पहले उदाहरण दिखाइए प्राथमिक बालक को, तब आप परिभाषा दीजिए, नहीं। अब कहता है तीसरा नंबर, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान माने पहचान पाए, अंतर्दर्शी समझ को विकसित करे। तो यहाँ पे बहुत सही ये ऑप्शन चल रहा है। अब कह रहा है प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी गलत। तो आपको यहाँ पे 1, 2 और 4 गलत हो गया, आंसर क्या बना? 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कना सूचक है? गणित में तर्क करना किसका सूचक होता है? तो यहाँ पे है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। तो गणित में जो परिभाषा देंगे आप, उसका जो क्षमता है उससे हो जाएगा काम? नहीं होगा परिभाषा देने से। कह रहा है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, आप तर्क दे रहे हैं बालक को तो ये बात हो सकता है। कह रहे परिकलन में निपुण की क्षमता, माने सिर्फ आप गुना ही सिखा देंगे बालक को, इससे क्या और भी सिखाना है ना। कह रहे विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो सूत्र स्मरण यानी याद करना नहीं है, उसको पहले उदाहरण से बताना है आपको। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कि गणित में तर्क करने का बात हो रहा है, तो 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे। तो अब जो है सो बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है सो 15 क्वेश्चन पैडागोजी का हमने सीटेट 2019 दिसंबर का पेपर 1 का कर दिया हूं। अब अगले वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा सीटेट जुलाई, ठीक है, 2019 का पेपर 1 का क्वेश्चन आंसर मैं पैडागोजी का अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ पे नहीं समझ पाए, या क्या हमको सुधार करना है, उसका कमेंट के माध्यम से अपना राय जरूर प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, और जो मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।